उत्तर के विशाल मैदान में हम लोग आज पढ़ेंगे गंगा का मैदान, गंगा प्लेन। आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है वह देवप्रयाग से माना जाता है। भागीरथी का उद्गम माना जाता है गोमुख हिमानी से। गंगा नदी जब पहाड़ से ज़मीन पर उतरती है तो अपने साथ लाए गए सेडिमेंट को जब निक्षेप करती है और गंगा की सहायक नदियाँ पठारी भारत से और हिमालयी क्षेत्र से जब गंगा में आकर मिलती हैं तो वह अपने प्रवाह क्षेत्र में, अपने बाढ़ क्षेत्र में विशाल मैदान का निर्माण करती है। मतलब कि गंगा अपने बहाव क्षेत्र में पहाड़ों से उतरने के बाद, हरिद्वार से नीचे उतरने के बाद गंगा उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करके क्या करती है, मैदान का निक्षेप करती है। गंगा के मैदान को अगर देखा जाए तो नीचे डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इस मैदान को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में पहला है ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा है मध्य गंगा और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा। अब आप इसको देखेंगे तो उत्तरी गंगा का जो मैदान है या अपर गंगा प्लेन इसको बोलते हैं, इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और इसका कुछ विस्तार बिहार में भी है। मध्य गंगा के मैदान में बिल्कुल ही बिहार चला आता है और कुछ पूर्वांचल के क्षेत्र आते हैं, और निम्न गंगा प्लेन का हिस्सा पूरी तरह से कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी जहाँ तक डेल्टा बनाती है वहाँ तक निम्न गंगा मैदान का विस्तार है। अब आपसे कोई पूछे कि गंगा मैदान को तीन भागों में बांटा गया है, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा प्लेन। तो अपर गंगा प्लेन कहाँ है, उत्तर प्रदेश पूर्णतः है। मिडिल गंगा मैदान पूर्वांचल और बिहार में, पूर्वांचल कौन, गाजीपुर का इलाका, बक्सर के थोड़ा सा सटे हुए इलाका और पूरा बिहार। और लोअर गंगा प्लेन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में है हमारा, ठीक है ना। तो इसका विभाजन ये है। अब थोड़ा इसको हम लोग पढ़ें। इसमें है कि इस मैदान का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। आपने पंजाब हरियाणा का पढ़ा था कि 1.75 लाख हेक्टेयर है, वर्ग किलोमीटर, सॉरी। और यहाँ पर उस मैदान से लगभग 2.5 से 3 गुना बड़ा कौन मैदान है, हमारा गंगा प्लेन है। पंजाब हरियाणा दोनों मैदान को मिला दिया जाए तो उतने के बराबर हमारा कौन मैदान है, पंजाब हरियाणा प्लस राजस्थान के मैदान को अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो अकेले कौन सा मैदान हो जाएगा, गंगा प्लेन। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम का भाग रुहेलखंड का मैदान कहलाता है, याद रखिएगा। जो अपर गंगा प्लेन है तो अपर गंगा प्लेन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान, और जबकि पूर्वी भाग क्या है, अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। अपर गंगा प्लेन में दो भाग, एक हो गया पश्चिम में रुहेलखंड। शॉर्ट करते चलो, कुछ कुछ बातें लिखते चलो आप लोग, तब आप लोग समझाएगा। जैसे अपर गंगा प्लेन को कितने भाग बांट दिए, दो भाग में। कौन कौन, रुहेलखंड और पूर्वी भाग अवध के मैदान। गंगा के इस मैदान को निम्न प्रकार से भी बांटा जा सकता है। जैसे देखिए, गंगा का जो मैदान है इसके प्रथम 3 भाग कौन होंगे, निम्न गंगा, मध्य गंगा और तीसरा ऊपरी। मैंने पहले ऐसे आप इधर से बोला, अपर गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको और देखिए आप। अब यहाँ देखेंगे इसका डिवीजन, गंगा के डिवीजन देखेंगे तो यहाँ देखिए, निम्न गंगा मैदान कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, निम्न गंगा मैदान पश्चिम बंगाल में। अब मध्य गंगा के मैदान को दो भाग में बांटा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान जो मैदान पूर्वांचल का है, कहाँ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, जहाँ पर पूर्वांचल गाजीपुर जिला है, बनारस है, ये किस में आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और बिहार का मैदान माने 1 भाग और 2 भाग। और ऊपरी गंगा अपर प्लेन को फिर 2 भागों में बांटा गया, रुहेलखंड और पूरब में अवध का मैदान। इसको माइंड फिर से भर लीजिए। हम लोग गंगा प्लेन को मुख्यतः 3 भागों में बांटे, निम्न गंगा, मिडिल गंगा और अपर गंगा। निम्न गंगा के मैदान पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में, मिडिल गंगा के मैदान
पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल बोलते हैं, और प्लस में बिहार का मैदान, और अपर गंगा प्लेन, रुहेलखंड मैदान और अवध का मैदान। नदी द्वारा लाए गए सेडिमेंट से मैदान का निर्माण होता है। नदी जब बाढ़ लाती है, नदी जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या होता है, मिट्टी, बालू, बजड़ी, कंकड़, पत्थर, महीन भाग सब क्या होते हैं, मिले होते हैं। और जब पानी उतर जाएगा तो वो क्या रह जाएगा। तो इसलिए गंगा नदी जिस जगह पर मैदान बनाती उसे गंगा का मैदान कहते हैं। और सिर्फ गंगा नहीं, गंगा में मिलने वाली सभी सहायक नदियां भी अपने क्षेत्रों में मैदान का निर्माण करती है। जैसे गंगा में मिलती है जमुना, तो जमुना भी ना अपने दोनों ओर डिपॉजिट करेगी सेडिमेंट का, तो उससे भी क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अब इसको और हम लोग अगर डिपॉजिट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो बिहार के मैदान को देखा जाए तो बिहार के मैदान को कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मिथिला का मैदान जिसको मिथिलांचल कहते हैं, मगध का मैदान और सारण का मैदान, ठीक है। तो मिथिलांचल भी हो गया उत्तरी बिहार, और सारण भी क्या हो गया, उत्तरी पश्चिमी बिहार हो गया, और मगध का मैदान क्या हो गया, दक्षिणी बिहार हो गया। तो 3 भागों में इस मैदान को हम लोग बांटते हैं। किस मैदान को, बिहार के मैदान को। अब आगे हम लोग देखें कि निम्न भूमि का मतलब क्या होता है, मैदान में जो निचला भाग है, मैदान का जो डाउन स्लेप है, निचला भाग है, तो निम्न भूमि जो जल से भरी होती है उसे क्या कहते हैं, बिल के नाम से भी जाना जाता है। मैदानों में जो क्षेत्र डाउन है उसे क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसे ताल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ताल, या TAL, ताल इंग्लिश में होता है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में, मध्यवर्ती मैदान में कौन, पूर्वांचल और बिहार। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झीलों की बहुतायत है। अब आपसे कोई पूछे कि गोखुर झील क्या है, गोखुर झील का मतलब होता है गाय के खुर के आकृति का झील। इसे इंग्लिश बोलते हैं ऑक्स बो लेक। क्या बोलते हैं, बो माने खुर होता है। अभी बनता कैसे देखिए, मध्यवर्ती गंगा प्लेन में बरसात के दिनों में नदियों में सेडिमेंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, माने अपने साथ गाद और साथ ज्यादा हो जाता है। तो नदी जब सीधी बह रही होती है, लेकिन नदी के मार्ग में तेज घुमाव हो जाए, क्या हो जाए, तेज घुमाव हो जाए, नदी मुड़ के बहना शुरू कर दे। या इसको ऐसे देखिए, नदी ऐसे चल रही है, नदी सर्पिलाकार हो जाए, क्या हो जाए, और नदी जब सर्पिलाकार हो जाएगी, नदी के चाल दिखाया जाता है, तो क्या होता है, इसमें जब पानी बह रहा होता है तो अब जब ज्यादा पानी होता है इतना घूमेगा नदी नहीं, अब ये सीधे मार्ग बना लेगा। कहाँ मार्ग बना लेगा, सीधे, और फिर ये निकल जाएगा। तो जब सीधे मार्ग बनाएगा तो जो घुमावदार क्षेत्र है क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, माने नदी इस क्षेत्र को छोड़ के सीधे निकल जाएगी। इसलिए इस भाग को क्या बोलते हैं, छाड़न झील। क्या बोलते हैं, छाड़न झील, या हम लोग भागड़ भी बोलते हैं। और इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, गोखुर। अगर इसको ऐसे बना दिया जाए तो लगता है ना कि गाय का खुर हो गया। गाय खुर कैसे होता है, ऐसे ही होता है। तो इसलिए इसे गोखुर बोलते हैं, गोखुर, या इंग्लिश में ऑक्स बो लेक। बात समझ आई कि मध्य गंगा मैदान में क्यों गोखुर झीलों का निर्माण होता है, क्योंकि नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है, और घुमावदार मार्ग को छोड़ के नदी जब पुनः सीधी मार्ग तय करती है तो क्या होता है। आप लोग देखेंगे कुछ बाइक लहरिया स्टाइल में चलाते हैं, देखेंगे नहीं, देखे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन फिर वो सीधे चलते हैं तो पूरी उनकी लाइन को मिला दीजिए तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, छूट जाएगा भाग। तो इसीलिए नदी के इस प्रकार की जो आकृति है, ऐसी आकृति है, और इस आकृति में जब नदी बह रही है और पुनः नदी जब सीधा मार्ग अपना लेगा तो ये छोड़ा गया भाग सब क्या हो जाएगा, गोखुर झील हो जाएगा। तो पानी रहता है इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि जैसे आरा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आरा में गंगा नदी का मुख्य बहाव बहुत आगे है, लेकिन उसका छोड़ा हुआ भाग गांगी कहलाता है। हाँ, गांगी कहते हैं। मतलब पहले पानी की एक धारा आती थी, लेकिन अब ब्लॉकेज हो गया। क्या होता है कि जब नदी आगे बढ़ेगी, ये सीधा ऐसे मार्ग बना लेगा, तो
तो कुछ पानी इधर थोड़ा सा जाता है, लेकिन इसमें वर्षा के पानी और बाढ़ के पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। धीरे धीरे इस पर लोग क्या करते हैं, भर भर के अपना घर मकान खेत बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुख्य धारा से दूर हो जाती है। अब देखिए पटना से गंगा कितनी दूर हो गई। पटना में अब छठ करने जाएं बांस घाट में तो बहुत दूर गंगा चली गई है। उस सारे इलाके में बरसात में तो पानी भर जाता है, लेकिन ऐसे क्या होता है, सूखा रहता है, तक झील हो गया वो। मध्यवर्ती में गोखुर झील का बहुतायत है। निम्न गंगा के मैदान की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। माने बंगाल में लोअर गंगा प्लेन का एवरेज ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। समुद्र जब ये निम्न गंगा है। समुद्र जवार कारण इसका एक बड़ा भाग दलदली बन जाता है। समुद्र के किनारे जो मैदान बना है, नदियों तरफ बनाया गया है, तो जब समुद्र में हाई टाइड आएगा तो समुद्र का पानी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो जब पानी ऊपर उठता है तो क्या होगा, दूर तक मैदान में पहुंच जाएगा और वहां दलदली भाग का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इस मैदान के पूर्व से पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी शाखा से होने वाली वर्षा कम ही देखी जाती है। यह समुद्र से बढ़ती दूरी के कारण होता है। मतलब क्या आ रहा है कि पूरे गंगा नदी के मैदान में जो वर्षा होती है वो क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा कम ही, माने बंगाल की खाड़ी से वर्षा क्या होता है, कम होता है। ज्यादा वर्षा किससे होती है, अरबियन शाखा से होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से वर्षा पटना में कितना होता है, बिहार की औसत वर्षा 110 से 112 सेंटीमीटर है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से केवल बिहार में वर्षा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच नहीं पाता है, ठीक से नहीं पहुंच पाता है। तो अरब सागर की शाखा के दूसरी भाग के माध्यम से चाहे हिमालय से टकरा के वर्षा होती है। तो इसलिए पूरे जो गंगा प्लेन है, तो गंगा प्लेन की औसत वर्षा बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज वर्षा होती है यहाँ पर। गंगा के मैदान में कहीं कहीं गर्त पाए जाते हैं। गर्त माने क्या होता है, बहुत डाउन स्लेब क्या हो जाएगा, पाए जाते हैं, जिन्हें क्षेत्रवार अलग अलग नामों से जाना जाता है। पटना में जल्ला क्षेत्र है ना, पटना में आइएगा तो बहुत डाउन हो जाएगा और यहाँ पानी क्या हो जाता है, यहाँ जल जमाव हो जाएगा। तो पटना में जल जमाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जल्ला। तुरंत तुम लोग लिख सकते हो पटना में जल्ला बोलते हैं। तथा मोकामा में इसे क्या बोलते हैं, टाल। आरा जिला में, भोजपुर जिला में जो गांव का खेत डाउन होता है उसे ताल बधार कहते हैं या टाल क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि टाल का मतलब होता है कि वहां पर पानी क्या होगी, ज्यादा जम जाएगा, बरसात का पानी जम जाता है तो उसे टाल कहते हैं। वहां धान की अच्छी खेती होती है। पश्चिम बंगाल में जल युक्त ऐसे गर्तों को बिल कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि टाल क्या है, तो मोकामा, बिहार के मोकामा क्षेत्र में पाए जाने जो डाउन मैदान है उसका बोलेंगे टाल। और पटना में क्या बोलते हैं, जल्ला। और वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, बिल। और तीनों क्या है, एक ही चीज है। तीनों क्या है, एक ही चीज है। जैसे शंकर जी के नाम कई गो होते हैं, कौन बताइए, महेश, शिव जी, और बताइए सोमेश्वर और महादेव। व्यक्ति देखी हैं, डाउन स्लेब तो मैदान एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग जगहों पर नाम क्या हो गया, अलग अलग। हाँ वही गर्त। तो और भी जो पानी इकट्ठा होता होगा, गंगा का पानी नहीं रहा हो, तो भी तो हम बोल सकते हैं ना ताल। हाँ बिल्कुल उसको बोलते हैं, बोल सकते हैं। कल मैं आपको राजस्थान का मैदान बता दिया था, पढ़ा दिया था पिछले क्लास में, और ये भी बता दिया था, वर्षा बता दिया था आपको। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी आपको बताया था। और भारत के मरुस्थल के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर देते हैं। ये भी बता ही दिए थे आपको। अब नेक्स्ट क्लास है, मैंने आपको पहले सब बता दिया। इसमें मैंने सबसे पहले मैदान में आपको क्या बताया था, एक बार फिर रिवाइंड कर लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था पंजाब हरियाणा का। सबसे अगर मैदान को एक बार फिर हम लोग बांट दें, मैदान को फिर से बांट दें, तो पहला मैंने बताया था पंजाब हरियाणा का मैदान। क्या हुआ, पंजाब हरियाणा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था क्या मैदान, राजस्थान का मैदान, याद है आप लोगों को।
राजस्थान मैदान। फिर आपको असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और चौथा क्या है? गंगा का मैदान। और फिर मैं आपको बताया था राजस्थान में क्या मरुस्थल क्षेत्र बताया था ना आप लोगों को। तो इतने चीज आपको आज तक क्लास में क्या हो गया? मैदान से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हेडिंग दीजिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्या है प्रायद्वीपीय पठार? इसकी परिभाषा क्या आप लोग लिख लीजिए। क्या? हाँ बिल्कुल बता देते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे पठार का परिभाषा। प्लेटू क्या है, पठार क्या है, इसके बारे में लिख लीजिए एक लाइन। पठार वह उच्च भूमि है, पठार वह उच्च भूमि है जो अपने आसपास के धरातल से, पठार वह उच्च भूमि है जो अपने आसपास के धरातल से पठार वह उच्च भूमि है जो अपने आसपास के धरातल से